हाउ टू ओपन और ऑपरेट ए ब्लड सेंटर। बिल्कुल आपने करेक्ट सुना। ब्लड सेंटर, ब्लड सेंटर एक सेंट्रल प्लेस होती है एक हॉस्पिटल में, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी सब डिपार्टमेंट्स की होती है। सर्जिकल डिवीजन की है, मेडिसिन की होती है, इस तरीके से कहीं गायनिकोलॉजी या ऑब्स्टेटिक्स डिपार्टमेंट या बोन एंड ज्वाइंट रिलेटेड जो होते हैं, तो उनके एक मीटिंग प्लेस होती है वहाँ पे। तो ब्लड सेंटर इसका अप्रोप्रिएट नाम अब चेंज किया गया है, नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है। पहले इसको ब्लड बैंक बोला जाता था, लेकिन पब्लिक अभी भी इसको ब्लड बैंक ही समझती है। चूंकि ब्लड सेंटर बहुत अप्रोप्रिएट नाम रखा गया है, इसका नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है। एज सच पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज जो होते हैं वो इस स्पेशलिटी में अब होते हैं, यानी कि इसको डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन अगर बोला जाएगा वो भी अप्रोप्रिएट है। अदरवाइज ब्लड सेंटर्स इसका नाम है। क्योंकि जो आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग ब्लड बैंक्स हैं, इनका अगर लाइसेंस को रिन्यू करना होगा या बिल्कुल अगर नया लाइसेंस ब्लड सेंटर्स के लिए लेना होगा, तो उसके लिए बिना लाइसेंस के कोई तो ब्लड सेंटर्स ऑपरेट कर नहीं सकते हैं। जितने भी ब्लड सेंटर्स होते हैं ये लाइसेंस्ड होते हैं, अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इनमें होती है एफडीए की, फूड एंड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन जो भी नैको सपोर्टेड ब्लड बैंक्स होते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जो सपोर्ट होती है उनको, उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक ब्लड बैंक ऑपरेट होते हैं। इसी तरीके से एफडीए जो गाइडलाइंस है उनको इम्प्लीमेंट लाजमी होता है करना। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो ब्लड सेंटर्स के बारे में जो है हमारे पास जो गाइडलाइंस होती हैं वो हम डीजीएचएस गाइडलाइंस बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की गाइडलाइंस हैं, उनको ब्लड बैंक्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है। आल्दो एफडीए या नैको गाइडलाइंस भी इम्प्लीमेंट करने मैंडेटरी होती है। जैसा मैंने बताया कि ब्लड सेंटर्स को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस का होना ज़रूरी है। जो लाइसेंस होता है तकरीबन ये 5 साल तक वैलिड रहता है। तो पहले स्टार्ट में जो ब्लड बैंक स्टार्ट हुए थे तो उनमें जो हाली होल ब्लड का लाइसेंस हुआ करता था, क्योंकि होल ब्लड एप्रोप्रिएट नहीं है, आज कंपोनेंट एरा है, तो कंपोनेंट्स का लाइसेंस होना मैंडेटरी है। पहले मैं आपको बताऊंगा ब्लड कंपोनेंट्स में एप्रोप्रिएटली क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। होल ब्लड का लाइसेंस जो होता है वो, उसके अलावा पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, इसके अलावा अगर प्योर रेड ब्लड सेल्स, उसके लिए अलग लाइसेंस होना चाहिए। इस तरीके से फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, क्रायोप्रेसिपिटेट है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, प्लेटलेट कंसनट्रेट है, सिमिलरली क्रायोपोर प्लाज्मा है। इसके अलावा इफेरिसिस का जो सिस्टम होता है, यानी कि जिसमें प्लेटलेट फेरिसिस करते हैं और प्लाज्मा फेरिसिस करते हैं, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। कम से कम ब्लड सेंटर्स को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। चूँकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत अप्रोप्रिएटली ब्लड बैंक्स डेवलप्ड हैं, एडवांस्ड हैं, बने हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो ब्लड सेंटर्स हैं उनके लिए जो कहीं ना कहीं ये डिस्कशन हो जाती है कि ब्लड सेंटर्स को कैसे ऑपरेशनल बनाया जाए या लाइसेंस कैसे एक्वायर किया जाए, वही मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले अप्रोप्रिएट स्पेस क्या होनी चाहिए, आइडियल स्पेस या बिल्डिंग किस जगह पे ब्लड बैंक होना चाहिए, वो तो सेंट्रली लोकेटेड एरिया होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर्स के नज़दीक होना चाहिए। ये जो गाइडलाइंस हैं एफडीए गाइडलाइंस हैं, बिल्कुल नैको गाइडलाइंस हैं, और मोस्ट अप्रोप्रिएटली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारी डीजीएचएस जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक हमें चलना होता है। ब्लड सेंटर्स के लिए मिनिमम जो है एरिया 100 स्क्वायर मीटर्स होना चाहिए। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि आज कंपोनेंट एरा है तो कंपोनेंट्स के लिए एडिशनल जो एरिया है 50 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। अगर आप एडिशनली आपको एफेरिसिस यानी कि प्लाज्मा फेरिसिस या प्लेटलेट फेरिसिस इंस्टॉल करना चाहेंगे अपने ब्लड बैंक्स में, तो उसके लिए 10 स्क्वायर मीटर एरिया और रिक्वायर्ड होता है। इस तरीके से टोटल जो एरिया ब्लड सेंटर्स का होना चाहिए 160 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। इससे कम अगर होगा तो एफडीए जो गाइडलाइंस हैं उनमें अप्रोप्रिएट नहीं होगा। डीजीएचएस गाइडलाइंस हैं तो ये आपका लाइसेंस हासिल करना मुश्किल होगा, वो मैं आपको आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस तरीके से ब्लड सेंटर्स को ऑपरेट करने के लिए
स्टार्ट करने के लिए, कहीं अगर आप प्राइवेट नर्सिंग होम में ब्लड सेंटर्स ऑपरेशनल बनाना चाहते हैं, लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, तो सभी चीज़ें इस कॉस्मेटिक एक्ट्स में दी गई है 1945 का। यानी कि जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिटेल इसमें मेंशन की गई है। मैं क्विकली बताने की कोशिश करूँगा। इक्विपमेंट्स जो है या एरिया, बेडिंग कैपेसिटी, जैसे रूम्स हैं, रजिस्ट्रेशन एरिया होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन रूम होना चाहिए, ब्लड कलेक्शन रूम है जहाँ पे एसी लगा होना चाहिए, 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, ब्लड डोनर्स रिफ्रेशमेंट रूम होना चाहिए, स्टरलाइजेशन एंड वॉशिंग एरिया होता है, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन लेबॉरेटरी जो रूम होता है, और सरॉलजी रूम्स तकरीबन वो अप्रोप्रिएटली सभी एयर कंडीशन होने चाहिए। कंपोनेंट प्रिपरेशन रूम्स जो है बिल्कुल 50 स्क्वायर मीटर जो एरिया है वो होना चाहिए। रिकॉर्ड्स रूम है, इसके अलावा क्रॉस मैच एरिया है, बिल्कुल सभी एसी फिटेड होने चाहिए। स्टोर रूम जो ब्लड सेंटर्स में होना चाहिए उनमें भी टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यानी कि रूम टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड बैग्स रखे जाते हैं, एंटी सेरर रखा जाता है, वो इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, स्टोरेज ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, बिल्कुल उनको मैंने जो बताया एसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, एक्सटर्नल और इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, उनको फार्म के साथ अटैच किया जाता है। यूनि कि आपको एक ब्लड सेंटर्स का लाइसेंस एक्वायर करने का मैं एक गाइडलाइंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यानी कि अगर आपको बिल्कुल एफआरएसएस चाहिए होगा तो उसके लिए 10 स्क्वायर मीटर के अलावा आपको मैन पावर भी जो ट्रेंड स्टाफ होगा इस तरीके से वो होना चाहिए। बिल्कुल ब्लड सेंटर्स में थारोफेयर होना नहीं चाहिए। वॉशरूम जो वर्किंग स्टाफ वगैरह होता है उनके लिए कहीं डोनर्स को भी ज़रूरत पड़ता है। फॉर्म 27 होता है, इसको डाउनलोड आप इंटरनेट से कर सकते हैं। तो ब्लड स्टोरेज सेंटर जो होता है वो अलग टर्मिनोलॉजी है। मॉडल ब्लड बैंक या मॉडर्न ब्लड बैंक, जो मॉडल ब्लड बैंक है उसमें 5000 से ज़्यादा अगर यूनिट्स अगर कंज्यूम होते हैं ब्लड के तो उसको मॉडल ब्लड बैंक बोला जाता है। मॉडर्न ब्लड बैंक अगर मोर देन 10,000 यूनिट्स अगर कंज्यूम होते हैं एक साल में तो उसको मॉडर्न ब्लड बैंक बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको एक प्रोफार्मा जो है उसमें आपको लिखना है, हॉस्पिटल का नाम लिखना होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसका नाम लिखना होता है, खासकर वो डॉक्टर जो अप्रोप्रिएटली ब्लड सेंटर्स के साथ 24/7 अटैच होता है। ऑलमोस्ट 25 SOPs होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की एक फाइल शीट्स होती हैं वो बनाई जाती हैं। और जब आप फार्म भरते हैं तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से फार्म भरा जाता है। आपको जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं यानी कि उनका जो मैं ब्रीफ आपको अपने कमेंट्स में मैं लिखूंगा तो आपको वो हेल्पफुल साबित होंगे। तो इम्पॉर्टेंटली जो टेक्निकल स्टाफ है उसमें जो खासकर जो डॉक्टर है उसकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, जो उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी गाइडलाइंस में बताए गए हैं। इसमें अगर पोस्ट ग्रेजुएशन या ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन होगा तो प्रेफरेबली सबसे बेहतर है। उसके बाद MBBS विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द ब्लड सेंटर होना चाहिए। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का डॉक्टर हैं उनको बिल्कुल बेसिक जो ब्लड बैंक के प्रोसीजर्स हैं सच एज ब्लड ग्रुपिंग्स, क्रॉस मैचिंग्स, जेल टेक्नोलॉजीज़, TTI स्क्रीनिंग वगैरह जो भी है उनको, कंडक्टिंग ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप्स, कंपोनेंट्स प्रिपरेशन, मॉनिटरिंग, एवरीथिंग, मॉनिटरिंग वगैरह ये अप्रोप्रिएटली उनको मालूम होने चाहिए। बाकी जो क्राइटेरिया MD पैथोलॉजी वगैरह या डिप्लोमा इन पैथोलॉजी वो भी अप्रोप्रिएटली फ्लेक्सिबिलिटी है इनमें। और जिसको भी एक्सपीरियंस होगा ब्लड बैंक्स होगा, वो जो भी डॉक्टर्स हैं उनको ब्लड बैंक्स का अगर एक्सपीरियंस होगा तो दे कैन ऑपरेट ए ब्लड बैंक। इस तरीके से टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन है टेक्निकल सुपरवाइज़र होना चाहिए। उसका अगर DMLT है तो 1 साल का कोर्स होना चाहिए। अगर बैचलर डिग्री है तो उसको 6 मंथ्स का कोर्स होगा, ठीक है। नर्सिंग स्टाफ जो होता है खासकर जो फ्लेबॉटमिस्ट वगैरह जो होती हैं। मेरा टॉपिक डिस्कस करने का ये है कि आप किस तरीके से ब्लड सेंटर्स में एक लाइसेंस हासिल कर सकते हैं या ब्लड सेंटर कैसे ऑपरेशनल बना सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका लाइसेंस होना चाहिए। तो बिल्कुल लाइसेंस हासिल करने के लिए इंस्पेक्शन फ़ीस सबसे पहले सबमिट की जाती है ड्रग कंट्रोलर को, और डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखने से वो आपको और आगे डिटेल बताएंगे। जितने भी सर्टिफिकेट हैं डॉक्टर से लेकर टेक्निकल स्टाफ के या नर्सिंग स्टाफ जो होते हैं और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी डिटेल्स, उनका बल्कि बिल्स और इक्विपमेंट्स जो हैं
वो अटैच करना होता है। इंस्टॉलेशन रिपोर्ट्स उनके साथ अटैच की जाती है। SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि ब्लड ग्रुपिंग कैसे किया जाएगा, कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाएगा, क्वालिटी पॉलिसी आपके ब्लड बैंक की क्या होगी, किस तरीके की आप सर्विसेज दोगे। तो ये सभी चीज़ें SOPs प्रिपेयर करके ब्लड सेंटर्स में एक फार्म 27 जो है उसमें फिल किया जाता है, उसमें अटैच की जाते हैं। NOC ऑफ फायर सेफ्टी होना चाहिए, अटैच करना है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट उसमें अटैच करना है। एक फ़ीस भरी जाती है 7,500 गवर्नमेंट ट्रेजरी में। ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट वो आपको और डिटेल्स बताएंगे। ये एक्स्ट्रा फीस भरी जाती है, यानी कि अगर आप प्योर पैकेट सेल्स अपने ब्लड सेंटर्स में यूज़ करेंगे ये अलग फीस भरी जाती है। फॉर एग्जांपल आप क्रायोपोर प्लाज्मा यूज़ करेंगे या प्योर रेड ब्लड सेल्स ट्रांसफ्यूज करेंगे, इनमें एक कॉपी ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर को दी जाती है। डिवीजन ड्रग असिस्टेंट को एक कॉपी दी जाती है। स्टेट ड्रग कंट्रोलर उसको कॉपी दी जाती है। ड्रग इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया को दी जाती है। तो आपने ब्लड सेंटर्स का ईमेल वगैरह भी आपने मेंशन किया होता है। वो जो फ़ीस होती है वो इंस्पेक्शंस की फ़ीस होती है। बिल्कुल आपको एक इंस्पेक्शन टीम पहुंचेगी और वो आपको मेल पे बताया जाएगा कि किस दिन को आपको ये टीम आएगी। उस टीम में स्टेट लेवल पे या डिवीजन लेवल पे और सेंट्रल कमेटी जो है उनके ड्रग इंस्पेक्टर, ब्लड बैंक एक्सपर्ट जो होते हैं, जो भी आपके ब्लड सेंटर में शॉर्ट कमिंग्स होंगी उनको एक स्पेसिफिक पीरियड में ओवरकम किया जाना चाहिए। फाइनली आपको एक लाइसेंस इशू किया जा सकता है, यानी कि FDA से, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यानी कि स्टेट की तरफ से FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और जो अप्रूव्ड हुआ होता है सेंट्रल ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी से, उनके सिग्नेचर्स होंगे और वो कापी आपको डिस्प्ले करके रखनी है अपने ब्लड सेंटर्स में। ये जो लाइसेंस होगा 5 साल तक होगा। बाकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं या ब्लड बैंक किस तरीके से वो ऑपरेशनल बनाते हैं, अंदर की जो क्वालिटी पॉलिसीज़ है या सिस्टम्स कैसे ऑपरेशनल बनाते हैं, वो अलग, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये है कि आप लाइसेंस कैसे हासिल करोगे ताकि आप ब्लड सेंटर्स को ऑपरेशनल बनाओगे। मुझे उम्मीद है कि जो लाइसेंस हासिल करने के लिए, यानी कि ब्लड सेंटर्स को ऑपरेशनल बनाने के लिए जो गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो अंडरस्टैंड हुए होंगे और इसी तरीके से एक सिस्टम से, एक गाइडलाइंस के मुताबिक ब्लड बैंक्स ऑपरेशनल बनाए जाते हैं। तो दैट वाज द टॉक। थैंक यू।